हाय गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? और क्या चल रहा है? सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, सब बढ़िया चल रहा है। आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। करें आज रिवीजन चालू? आज कर रहे हैं रिवीजन हम किसकी? ऑडिट ऑफ बैंक्स की। सी इंटर वाले बच्चों के लिए है ये। ऑडिट ऑफ बैंक्स, काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि सर ऑडिट ऑफ बैंक्स डालो। सर ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, समझ नहीं आता। करें इसकी रिवीजन चालू? ठीक है, चलो चालू करते हैं। क्या होता है ऑडिट ऑफ बैंक्स? क्या है ऑडिट ऑफ बैंक्स? इतना मुश्किल टॉपिक क्यों है? ऑडिट ऑफ बैंक्स मुश्किल टॉपिक नहीं है। ऑडिट ऑफ बैंक्स ना, उसमें अंदर टॉपिक्स इतने सारे हैं ना, इसलिए वो बल्कि टॉपिक है, इसकी वजह से ना मुश्किल लगता है। अदरवाइज बहुत बेहद आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। धीरे धीरे प्रोसीड करके समझेंगे क्या होता है ऑडिट ऑफ बैंक्स, बैंक्स क्या होते हैं, एडवांसेस क्या होते हैं बैंक्स जो देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ड्राइंग पावर, काफ़ी सारे टॉपिक्स आएंगे। एक एक करके कवर अप करते हैं और इसकी रिवीजन चालू करें चालू करें। रेडी? रेडी? करें चालू? ठीक है। तो टाइप्स ऑफ, सबसे पहले ना जो आईसीआई का मटेरियल के बेसिस पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले आईसीआई ने बताया है कि कितने तरह के बैंक्स होते हैं, कि क्या क्या होता है, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, कैसे कैसे उनके ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, क्या क्या रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है, आरबीआई का क्या इसके अंदर रोल होता है, बैंक्स को फैसिलिटेट करने में, रेगुलराइज करने में, रेगुलेट करने में क्या रोल होता है आरबीआई का। फिर उसके बाद कैसे बैंक का ऑडिट करता है ऑडिटर। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने तरह के बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक सर हमारे जो वो वाले बैंक्स होते हैं ना कमर्शियल। एक सेकेंड, मैंने इसकी ज़रा कॉपी और बना लेता हूँ। एक सेकेंड देना, कॉपी। ठीक है, कॉपी बन गई, चेक कर लें एक बार। ठीक है, कॉपी बन गई। चलिए, नोट्स डालने में आसानी रहती है ना। ठीक है। तो पहला टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? अरे भाई, जो तुमने आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिसके अंदर तुम जाते हो, अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो, या बिजनेसेस अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स। बहुत सिंपल। क्या करते हैं कमर्शियल बैंक्स का? क्या काम है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और एडवांसेस ग्रांट करना। अब तुम लोन लेते हो, हाउस लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, बैंक से ही तो लेते हो ना लोन। उनके पास तुम सेविंग डिपॉजिट्स भी कराते हो। तुम्हारी सैलरी जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है वो कौन से बैंक से? कमर्शियल बैंक से हैं। ऐसे ही बिजनेसेस के करंट अकाउंट भी खोलते हैं, उनको लोन्स भी देते हैं, इंडिविजुअल्स को लोन भी देते हैं। तो ये किसका काम होता है? ये होता है कमर्शियल बैंक का काम। समझ आया? ऐसे होते हैं। अब आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ये होते हैं जो पिछड़े हुए इलाकों में बैंक्स होते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे कि भाई तुम्हें डिपॉजिट कराना है तो सेविंग डिपॉजिट खुलवा दिया, जो वहाँ गांव के लोग होते हैं उनका, और इंटरेस्ट देते गए, और उनको थोड़ी मोटी हेल्प करनी हो, एडवांसेस देने हो, तो उस छोटे छोटे बैंक्स होते हैं। जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक। ग्रामीण का मतलब पता होता है क्या होता है? विलेज, हिंदी में गाँव। ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ये ना पीछे जो रूरल एरियाज होते हैं ना, उसके अंदर ये बैंक्स खुले होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? वो कमर्शियल बैंक्स की तरह ही फंक्शन करते हैं, बट ये किसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं? जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हो ना, कि काफ़ी सारे लोग मिलके एक बैंक अकाउंट, मतलब एक तरह से एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उनका कोई बैंक अकाउंट, तो उसको जो हेल्प करता है रेगुलराइज करने में, कहाँ पे वो खोल सकते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं। जैसे यूजली केटर्स द नीड ऑफ किसका? एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर में। जैसे काफ़ी सारे फार्मर्स एक साथ आ गए और उन्होंने एक ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और उन्होंने अपना, जैसे किसी को ज़रूरत है, किसी एक फार्मर को ज़रूरत है, उसने पैसे ले लिए, जो सबने, जैसे मान लो 100 फार्मर्स थे, 100 फार्मर्स ने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बैंक अकाउंट खुलवाया। अब कोई पहला फार्मर है, उसे ज़रूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो पैसा ले लेगा और सबको इंटरेस्ट देगा। बट जो ये करता है रेगुलराइज और सबके बैंक के खातों में मेंटेन रखता है एक ही अकाउंट को, तो कौन रेगुलेट करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट रेगुलेट करता है। और जैसे एग्जांपल है, जैसे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके अंदर जो गुजरात के फार्मर्स हैं, उन्होंने मिलके, कुछ 100 फार्मर्स ने, 200 फार्मर्स ने मिलके एक बैंक अकाउंट खुलवाया, और उसके बेसिस पे उनकी फंक्शनिंग चल रही है। ये पेमेंट्स बैंक है, तुमने नाम सुना होगा,
अभी एक और बैंक हुआ करता था बहुत फेमस, मतलब बहुत ही फेमस, जिसको तुम सब यूज़ करते थे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। वो क्यों बंद हो गया? उसने नॉर्म्स फॉलो नहीं करे। जो भी जिस एक्ट में भी वो, जैसे उसने जो पेटीएम पेमेंट्स के जो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसे फॉलो करने चाहिए थे उसने फॉलो नहीं करे, तो आरबीआई ने बंद कर दिया बैंक को। ऐसी एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं बट बाकी सारे पेमेंट्स बैंक, इनका क्या काम होता है, ये करते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट, बट ये लोन्स या फिर करंट क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते, इनका ये काम होता है पेमेंट्स बैंक का। डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब तुम उसके अंदर पैसा डिपॉजिट करा सकते हो, तुम्हें कोई ब्याज व्याज नहीं मिलेगा, पर हाँ तुम उसके थ्रू उसका तुम चाहते हो कि लोन मिल जाए, क्रेडिट कार्ड, वो ये वाली चीज़ें फैसिलिटेट नहीं करती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि एक तरह से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या फिर लोन्स के लिए, तो ये उन्होंने बता रखा है। ये इसलिए बताया है कि तुम्हें अगर ऑडिट करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिकली लार्जर पर्सपेक्टिव से बैंक क्या क्या होते हैं, किस बैंक में क्या फंक्शनिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम प्लान करके डिसाइड करोगे कि तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करने हैं, ऑडिट प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं, क्या उनके लिए कमर्शियल पार्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, कौन सा कंट्रोल तुम्हें टेस्ट करना है। ये तुम्हें अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी क्या क्या बैंक्स होते हैं तभी तो पता चलेगा ना। थे कस्टमर्स कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ एटीएम, डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ना पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्या थे, क्रेडिट कार्ड भी, मतलब सॉरी डेबिट कार्ड भी तुम्हें मिलता था, मतलब वो कार्ड है जो तो तुम उसे यूज़ करके पैसा कहीं पे तुम्हें पेमेंट करनी हो, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, या फिर कहीं पे तुम्हें क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड यूज़ करना, क्रेडिट कार्ड तो देते नहीं है ये, तो डेबिट कार्ड यूज़ करना, तो तुम पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो डेबिट कार्ड हुआ करता था, ऐसी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का भी एक डेबिट कार्ड होता है, उसे तुम डाल के उनका नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी वगैरह डाल के तुम उसको यूज़ कर सकते हो फॉर पेमेंट टू इंटरनेट, कहीं पे भी, जब भी तुम्हें कहीं पे भी, जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर तुम्हें कोई शॉपिंग करनी है या तुम्हें कहीं और शॉपिंग करनी है, तो वो वर्चुअल कार्ड होता है, कहीं वैसे इशू भी होता है वो, ऐसे तो मेरे घर पे भी आता है, अगर आया होगा किसी ना किसी के तो वो वैसे भी होता है, बट वर्चुअली भी तुम्हें दिखता है अगर तुम, अब तो खैर है ही नहीं वो, पेटीएम तो देता नहीं है, बाकी हाँ एयरटेल पे अगर तुम्हारा अकाउंट क्रिएटेड है तुम वहाँ जाके भी देख सकते हो। अब ये डेवलपमेंट बैंक्स कौन से होते हैं? डेवलपमेंट बैंक सर होते हैं जो कि हमारे को ना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए लोन देते हैं, या फिर उनको ग्रो करने में, उनका ना मेन मोटिव उनको ग्रो करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, डेवलपमेंट, बेसिकली डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो कि बैंक्स आए हैं उन्हें डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। जैसे आईडीबीआई बैंक है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मेन मोटिव क्या है? डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना। अगर किसी को पैसा चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के, वो आईडीबीआई के पास जाएगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी बैंक से काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, तो फिर क्या होगा, वो हेल्प करेगा डेवलपमेंट की, देश में डेवलपमेंट की, पैसा देगा उन्हें अच्छे रेट पे, उनको अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप के जो बैंक्स होते हैं ना, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस टाइप के बैंक्स भी हैं इंडिया में, ठीक है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? जो छोटे छोटे फार्मर्स को लोन चाहिए, जो छोटे छोटे फार्मर्स होने ना, उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए या फिर उन्हें लोन चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोई फार्मिंग का हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो इनको ना जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, तुमने सुना होगा काफ़ी जगह आजकल तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत फेमस हो चुका है, या जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, तो वो ये क्या करते हैं, जो छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, इनको लोन प्रोवाइड करने में, इनको बैंकिंग फैसिलिटी देने में, इनको एक तरह से इन्हीं के लिए ही ये बैंक्स बने हैं। तो इसके अंदर तुम्हें बड़े बड़े कस्टमर्स नहीं दिखेंगे, बट जैसे छोटे फार्मर्स, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है डिफरेंट थिंग, जिसके अंदर 100 फार्मर मिलके एक बैंक अकाउंट खोल रहे थे, बट ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक फार्मर खुद जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा। उसके अंदर अगर उसे पूरा, क्योंकि अब तो डिजिटल का ज़माना है, अब सब कुछ तो ऑनलाइन होने लग गया है, तो अब ये भी तो ये वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो अब इसे अगर अपने आप को सर्वाइव करना है इंडिया की इकोनॉमी में, जहाँ पे इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है और डिजिटल वर्ल्ड बने जा रहा है, तो उनको भी ये आइडिया होना चाहिए ना। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हेल्प करते हैं उन फार्मर्स को, उन छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, नॉट फार्मर्स, और भी होते हैं बहुत सारे, उनको जो फैसिलिटेट करते हैं उन बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेल्प करते हैं। तो ये होगा 6 तरह के डिफरेंट बैंक्स। अब क्या होता है, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? इन सबको रेगुलेट तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करती है? लाइसेंसेज उन्हें इशू करती है टू कमेंस बिजनेस एंड टू ओपन न्यू बिजनेस। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसकी? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यार देखो, सिर्फ बैंकिंग नहीं,
जैसे अगर तुमने सुना होगा जो हमारे NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, RBI इनको भी रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि भाई बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंस सिस्टम में। यार अगर बैंक पैसा इधर से उधर नहीं देगा या वो हमारे पैसे नहीं जमा कराएगा तो आगे लोन किसको देगा? अगर हम उनके बैंक के अंदर हम अपने डिपॉजिट्स नहीं कराएंगे तो क्या होता है? बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है, छोटे हमसे पैसा लेता है, हमें कितना ब्याज देता है? 4 से 5% का सेविंग अकाउंट पे, और आगे कितने पे लोन देता है? 12% पे। तो बैंक की कमाई कितनी हुई? 12 माइनस 4%, बैंक की कमाई 8% पे। तो बैंक ऐसे पैसा कमाता है। तो अगर कंपनी को ग्रो करना है, अगर कंपनी को लोन लेना है तो किसके पास जाएगा? बैंक के पास। और बैंक कहाँ से पैसा लेगी? बैंक तो जो हमने पैसा डाला है, इंडिविजुअल्स ने जो डिपॉजिट करा है, उन वो वाला पैसा उठा के तो किसी बिजनेस को देगी ना। तो ये जो बैंक है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोनॉमी को चलाने में। तो RBI का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि वो इन सारे बैंकिंग सिस्टम को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो RBI ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइसेंसेज है ना जितने भी, चाहे बैंकिंग के हो नॉन बैंकिंग के हो, कौन इशू करता है? RBI इशू करता है। सारे नॉर्म्स रेगुलेशंस फुलफिल करने के बाद कि हाँ भाई ये जो है कंपनियां ये सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फुलफिल कर रही हैं, तभी वो बाद में उनको वो इशू करता है लाइसेंसेस। अब क्या डिटरमाइनिंग मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज कि भाई RBI ना जो जैसे क्या RBI मॉनेटरी पॉलिसी कौन हमारे देश में डिटरमाइन करता है? एक तो फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट बताती है ना कि हमें क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, फिस्कल उन अपना एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। ये तुमने सब 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा? पैसा आएगा इकोनॉमी में तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, उससे क्या है फिर इकोनॉमी ग्रो होगी। बट अगर ऐसा लग रहा है इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, लोन के रेट बढ़ा देगी, तो उससे क्या पैसा खींचेगा इकोनॉमी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई इकोनॉमी में, अब उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए RBI रेगुलेट करता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं होता जो, इंटरेस्ट कौन रेगुलेट करता है? RBI। कम करना है, ज़्यादा करना है, रेपो रेट, ये सारे कौन डिसाइड करता है? RBI। RBI जो रेट डिसाइड करता है उसके बेसिस पे आगे लोन डिसाइड होते हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ हमारे पैसों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। बैंक को बहुत मोटा पैसा चाहिए तो वो RBI के पास भी डिपेंडेंट होता है, RBI से ही पैसा लेता है। RBI मान लो उन्हें 6-7% पे दे रहा है ब्याज, तो आगे वो 2-3% एक्स्ट्रा बढ़ा के ही तो बिजनेसेस को देगा, तभी तो उसकी इनकम बनेगी ना। तो RBI ही मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी से इकोनॉमी की डिसाइड करता है। RBI प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग एनी आर इंडियन इकोनॉमी। बाकी और भी कई देशों में कोई और डिफरेंट इकोनॉमी लोग ऑपरेट करते हैं। अब मतलब बैंक्स जो सबसे बड़ा सबका करता धरता है, हमारे इंडिया में करता धरता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी देशों में अलग अलग बैंक्स है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स, वो उनकी एक्टिविटीज की नज़र रखता है, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलराइज करता है कि अगर कोई ऊपर नीचे हो रहा है। रेगुलेशन सिस्टम मतलब कि तुम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना कमर्शियल बैंक्स, अगर नहीं करोगे ना तो तुम्हारे पे पेनल्टी लगा दूंगा या तुम्हारा लाइसेंस ले लूँगा। ऐसा RBI ना उन्हें धमकी देता रहता है टाइम टू टाइम पे। भाई अपने ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहे ना, कुछ भी इधर उधर हुआ ना लाइसेंस छीन लूँगा। तो उनके ऊपर ना बहुत क्लोज स्क्रूटनी चलती है। बैंक्स कितने हैं? बहुत हाँ, बैंक्स वैसे बहुत सारे हैं हमारे देश में, बट अगर एज अ देखेंगे तो कितने होंगे? 200-250, इससे ज़्यादा थोड़ी होंगे। अगर मैं सब कुछ सारी चीज़ें मिला लूँ तो फॉर दिस इसके लिए क्लोज स्क्रूटनी RBI के लिए पॉसिबल है, क्योंकि 200-250 बैंक है, उनकी सारी रेगुलेशंस को देखना। RBI तो यार सरकार ही तो हो गई बहुत बड़ा, एक तरह से सबका करता धरता है RBI, तो RBI पे तो बहुत बड़ी टीम है, तो वो क्लोज स्क्रूटनी करती है बैंक्स की। तो उनकी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ पे नज़र कौन रखता है? RBI। अब इसके ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई RBI को क्या करना है। अब उसके फंक्शंस क्या हैं? अब RBI क्या करता है? RBI करता है करेंसी इशू। 2016 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? नोटबंदी। तो जो करेंसी बेस है या फिर नई करेंसी लानी है, या करेंसी में उन्हें पता चल गया कि भाई अब 1000 और 500 के नोट उन्होंने बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत क्राइम रेट बढ़ गया था, टेररिज्म को फंडिंग ज़्यादा मिलने लग गई थी, करप्शन बढ़ गया था, नकली नोट छप गए थे। तो RBI ने क्या करा, मोदी जी आए और RBI के साथ फैसला लिया और 8 नवंबर 2016 को अनाउंस कर दिया कि भाई कल से 500 और 2000 के नोट बंद। तो भाई अब ये क्यों लिया फैसला? तो RBI ने कुछ सोच समझ के लिया होगा ना फैसला। तो ऐसे जो इशू करता है करेंसी, रेगुलराइज करता है करेंसी को, डिमोनेटाइजेशन जो करी थी 2016 में, वो कुछ सोच समझ के करी थी, समझ रहे हो ना। और बैंकर उनका सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
जो कि हमारी मोदी सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट जैसे हरियाणा की कोई सरकार है या मध्य प्रदेश की कोई सरकार है, तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट है उनका कौन होता है, अल्टीमेट बैंक उनका आरबीआई ही होता है। तो ऐसे वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस और रोल प्ले करता है कोई भी इकोनॉमी को चलाने में, और इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये फंक्शंस हैं। इट इज़ अ टॉपिक जो कि ICAI ने डाला था, हमने इसको कवर कर लिया है। यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं ईजी लैंग्वेज में, ये आराम से याद हो जाएंगे तुम्हें। मैंने तुम रीज़न तो बता ही दिया। अब जो बैंकिंग ऑपरेशंस है ना, एक नोट था यहाँ पे, जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो सारी ब्रांचेस पे ही कंडक्ट होगी। जो उनका कमर्शियल, जहाँ पे देखो एक कोई भी बैंक होता है उसका हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर्स में उनके सारे काम होते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस। जैसे कि उनका जो बैकएंड होता है कि यार इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही, तो उनको बैकएंड की तो बहुत बड़े बैकएंड की ज़रूरत होती है। साथ में अब जैसे वो ATMs इतने सारे चला रहे होते हैं, पूरे देश में ATMs चला रहे होते हैं, अब पूरे देश में उनकी ब्रांचेस चल रही होती हैं। अब ब्रांचेस को रेगुलेट करने के लिए उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो कौन सा सिस्टम होता है वो, तो उनको जो सिस्टम मेंटेन करता है वो हेडक्वार्टर्स मेंटेन करता है। बट जितनी बैंकिंग ऑपरेशंस होती है ना, वो उनकी ब्रांचेस पे होंगी। वो हेडक्वार्टर्स से कुछ ऑपरेट नहीं होगा, हेडक्वार्टर से बैकएंड का सारा ऑपरेट हो रहा है, ब्रांचेस ऑपरेट हो रही है। बट मेन बैंकिंग, जैसे अगर मेरे को चेक देने जाना है तो मैं ब्रांच पे ही तो जाऊंगा ना, मैं हेडक्वार्टर्स तो पहुंच नहीं जाऊंगा चेक लेके, क्योंकि अगर मेरे को पैसे निकालने तो ब्रांचेस पे तो जाऊंगा ना मैं। तो एक ऐसे एक टॉपिक दे रखा था, इसका निचोड़ यही है कि बैंकिंग ऑपरेशन सिर्फ ब्रांचेस पे होंगे, हेडक्वार्टर्स पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये होगा बस एक टॉपिक। अब क्या क्या मुश्किलें इन्वॉल्व हैं, पेक्युलरिटीज मतलब मुश्किलें क्या क्या इन्वॉल्व हैं इस काम में। देखो, एक तो ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैंक में हर मिनट लाखों ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस एक तरह से वो चैलेंज है बैंक के लिए भी कि ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। तो इनके लिए बहुत बड़े बड़े सिस्टम, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, तो उनको क्लोज स्क्रूटनी के लिए ये पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व मतलब मुश्किलें इन्वॉल्व हैं, ये ऑडिटर को पता होनी चाहिए कि ह्यूज वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स होगी। अरे वो अगर ऑडिट कर रहा है बैंक को, उसे पता होना चाहिए ना कि भाई कि बैंक कितना बड़ा है, कितनी बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, कितनी सारी ट्रांजेक्शन है, बहुत मोटे मोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है। क्योंकि यार जो बैंक है, बैंक सिर्फ छोटे इंडिविजुअल्स के साथ नहीं काम करता है, बैंक्स बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ भी काम करता है, जिनके बड़े बड़े लोन जाते रहते हैं, बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते रहते हैं। उसके बाद उन्हें गुड्स परचेज करने होते हैं, गुड्स सेल करने होते हैं, तो फॉरेन करेंसी से ही पैसा आता है, ओवरसीज अकाउंट में पैसा आता है उनका। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई भी बिजनेस होता है, उसको अगर इंडिया, जैसे मान लो कोई फ्लिपकार्ट की डेली की हर मिनट इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन तो बैंक के थ्रू रूट होते हैं। अब UPI चल चुका है, तो ट्रांजेक्शन की इंडिया में ना वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बढ़ चुकी है और आगे बढ़ती रहेगी। तो इतना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स अब जो बैंक्स ऑपरेट करे, तो उनके एक तरह से मुश्किल तो है ही ना, ऐसी ऑडिटर्स के लिए मुश्किल है उन सबको ऑडिट करना। तो उनको भी सेंट्रलाइज सिस्टम में समझना पड़ेगा बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इन्वॉल्व, क्या क्या मुश्किल, क्या क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं कोई भी बैंक ऑपरेट करने में। तो ये सारे चैलेंजेस उस पर्सपेक्टिव से ICAI ने इसके अंदर डाले हैं। वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक्स नेटवर्क, अरे बैंक सिर्फ यहाँ पे दिल्ली NCR या फरीदाबाद, जैसे मैं फरीदाबाद हूँ, यहाँ पे नहीं ऑपरेट कर रहा है, पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। अगर तुम नीचे सबसे जो लास्ट है तमिलनाडु, या फिर तुम कश्मीर के सबसे ऊपर वाली एरिया में जाओगे, हर जगह पूरे लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सिर्फ बैंक, हर एक सिटी, हर एक गांव, हर एक छोटे शहर में बैंक्स हैं। तो इनका ना नेटवर्क बहुत बड़ा है, नॉट ओनली फॉर कोई भी, अगर मैं पर्टिकुलर बैंक की बात करूँ ना, उनके हर जगह ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए ये सेटअप। अब ये जो कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक से पैसा इसलिए तो उठाते ताकि वो हर जगह ऑपरेट कर पाए। जैसे HDFC बैंक आज लिस्टेड है, ICICI बैंक लिस्टेड है, बड़े बड़े बैंक हैं सारे लिस्टेड है, बिकॉज टू ऑपरेट इन द मार्केट दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू ओपन डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स। और आजकल तो बाहर भी इनके ATMs और बैंकिंग फैसिलिटीज़ चालू हो चुकी हैं। काफ़ी सारे ATMs आज की डेट में बाहर भी ऑपरेट हो रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तरह से इनका नेटवर्क बहुत लार्ज हो चुका है, तो उसको समझना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एक ऑडिटर के लिए ये चैलेंज है कि अगर उसे ऑडिट करना है तो दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, हाउ बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट्स, हाउ बैंक नेटवर्क इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, एंड इफ इट इज़ इन इंडिया, एंड इफ इट इज़ आउटसाइड इंडिया, हाउ दे आर ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये एक तरह से चैलेंज है बहुत बड़ा।
समझ रहे हो ना। अब लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड है। अरे बैंक सिर्फ हमारे से पैसे लेके आगे लोन नहीं देता, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। क्रेडिट कार्ड्स भी देता है बैंक्स, और उसके बाद बैंक्स क्या क्या देता है, बैंक्स लॉकर फैसिलिटीज भी देता है। उसके बाद बैंक्स को अगर जैसे कोवेनेंट टेस्टिंग होती है, जैसे कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, उन्हें लोन्स चाहिए होते हैं, लोन्स को ना पूरा लोन्स को स्क्रूटनी करके लोन देने इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो बहुत सारे। उसके बाद ड्राइंग पावर, जैसे उनको वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स देता है। जैसे एक तो लोन होता है, एक होता है कि तुम्हें लिमिट सैंक्शन हो जाती है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी 5 लाख की लिमिट है, तुम एज ए लिमिट उसे यूज कर सकते हो, मतलब तुम कभी भी ड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर जमा कराओगे तो तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा। जितना अमाउंट, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने 5 लाख की लिमिट ले रखी है, अगर तुमने उसमें से 1 लाख रुपए यूज कर लिए तो तुम्हारा ना सिर्फ 1 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी के जो 4 लाख है उस पर कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम लोन की बात करें, अगर तुमने 5 लाख का लोन लिया है तो 5 लाख के लोन पे पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा, इरिस्पेक्टिव तुम यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बट अगर तुम लिमिट ले रहे हो तो तुम्हारा सिर्फ जितना तुम अमाउंट यूज कर रहे हो, जैसे 1 लाख करा तो तुम्हारा सिर्फ इस पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तुम समझे, ये वाली इस टाइप की फैसिलिटीज भी बैंक देते हैं। उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, समझ रहे हो ना। तो बैंक्स की लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत डिफरेंट है। आजकल तो बैंक्स इंश्योरेंस भी करने लग गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी करने लग गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी करने लग गए हैं, तो और गोल्ड लोन देते हैं, डिफरेंट तरह के मॉर्गेज लोन, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, बहुत कुछ देता है बैंक। तो लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स उन्हें समझने पड़ेंगे ना ऑडिटर को, कि भाई उन्हें सिर्फ उनका रेवेन्यू सिर्फ यहाँ लोन देने से नहीं आ रहा है, उनका रेवेन्यू मे बी मेजर पार्ट लोन देने से आ रहा होगा, बट आज की डेट में उन्होंने सिर्फ लोन पे सीमित नहीं है, वो सिर्फ ऐसे बिजनेसेस लोन नहीं है, कार लोन भी देते हैं, होम लोन भी देते हैं, और भी काफ़ी सारे लोन्स देते हैं। समझ रहे हो ना। क्रेडिट कार्ड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीएम कार्ड्स, लॉकर फैसिलिटीज़, बहुत कुछ, बहुत बहुत सर्विसेज, बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैंक आज की डेट में दे रहा है। तो ऑडिटर को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद है, अब भाई जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आज की डेट में, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई है। अब बैंक, तुम कोई भी एटीएम में जाओगे, किसी भी एटीएम का कहीं से ही पैसा निकाल सकते हो, यूपीआई आ चुका है, क्यूआर कोड स्कैन करा, पे एनीवेयर एनी टाइम, 4 डिजिट का पिन हो गया, 6 डिजिट का पिन हो गया, उसको डाला और तुमने उस सिस्टम को फैसिलिटेट कर लिया। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई ना यहाँ पे। 1 सेकंड में तुम पेमेंट कर रहे हो, 1 सेकंड में क्यूआर कोड स्कैन और पेमेंट डन, कहीं पे बैठे कहीं पे भी। आजकल तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम फ्रांस में भी चलने लग गया है। मोदी जी कोलैबोरेट हाथ मिला के आए ना फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से, ऐसे करके अब वो यूपीआई वहां पे भी चलने लग गया है। तुम समझ रहे हो कितनी तेज ग्रो कर रही है इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें ऑडिटर को समझनी पड़ेगी। उसके बाद है, अब ये क्या है यार, अब जो बैंकिंग रेगुलेटर कौन है, आरबीआई ना, बहुत कड़ी नजर, स्ट्रिक्ट विजिलेंस, मतलब बहुत कड़ी नजर रखे हुए है बैंक्स के ऊपर। कौन, आरबीआई। तो उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो और भी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो बैंक को ना फुलफिल रखनी पड़ती है हर टाइम पे, कि उनका ना ये रिजर्व कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होएगा तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा, कौन लेगा, आरबीआई लेगा। तो इसलिए ये चीजें भी समझनी पड़ती है किसको, ऑडिटर को। ऑडिटर पर्सपेक्टिव से challenges is a very important thing to understand them how the banking system is operating in India because of use of technology, because large volume of transactions and because of large network, large range of products that banking is offering, banking system और banks, जो भी बैंक्स हैं वो ऑफर करें किसको, इंडिविजुअल्स को, कस्टमर्स को, जो भी उनके कस्टमर्स हैं। समझ रहे हो ना। तो दीज आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व। अब ना काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी इशू करनी पड़ती है। ये ना बहुत ऑफ टॉपिक्स हैं, बट ना ये लाइन में थे तो मैं उसको ना लाइन वाइज ही कवर कर रहा हूँ। तो जैसे ना काफ़ी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स भी इशू होती हैं। एक सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट, कोई भी अगर तुम कोई भी कंपनी के ऑडिट की बात करोगे तो उसके अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, और 2-4 तरह की रिपोर्ट होती है। बैंक्स के अंदर और भी ज़्यादा रिपोर्ट्स होती है, क्योंकि बैंक फाइनेंशियल सिस्टम चला रहा है। तो फाइनेंशियल सिस्टम चला रहा है, साथ साथ में वो क्या, इकोनॉमी को भी चला रहा है। इकोनॉमी को चला रहा है, उसको कौन देख रहा है, आरबीआई उसे देखे रख रहा है। आरबीआई देखे रख रहा है तो उसे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है, काफ़ी सारी लीगल रेगुलेशंस, उसे नॉर्म्स के अंदर रहना पड़ेगा। अब वो नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए उनको बार बार आरबीआई तो रिपोर्ट मांगेगा, और रिपोर्ट कौन इशू करेगा, कोई भी इशू कर सकता है, जो भी डिफाइंड पर्सन है। अगर वो स्टेट ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिटर, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और भी डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स इशू करते हैं। तो इसके अंदर काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, इनका जिक्र आया, एक बार एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईसीएफआर तो तुमने सुना ही है। अब क्या होता है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स समझते हो। अगर कोई रिस्क है तो उसके लिए कंट्रोल किसने लगाए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई और रिस्क आइडेंटिफाई करा, उसकी रिपोर्ट, मतलब रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होता है। रिस्क है यहाँ पे और ये कंट्रोल्स है, ठीक है। इस रिस्क को ये कंट्रोल मिटिगेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है, उस पर रिपोर्ट कौन देगा, ऑडिटर देगा, कि भाई उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है।
जो बैंक्स ने रिस्क लगा रखी है कि भाई फ्रॉड ना हो या कुछ भी और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, वो बैंक ने अगर लगा रखे तो उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तो बैंक देखेगा ना कि क्या है। समझ रहे हो ना तुम? तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे रिपोर्ट जो होती है, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी रिपोर्ट देते हैं कि वेदर कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट, ये हम बताते हैं। उस पर हम कोई अपना ओपिनियन नहीं देते, बट हम ये बताते हैं कि कंट्रोल जो है इफेक्टिव है या नहीं है। ऐसी बैंक्स के लिए भी एक रिपोर्ट होती है। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये वाली ना ये भी ऑडिट रिपोर्ट की तरह ही होती है, जो कि हमें हर 30 जून को बैंक्स को देनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं SLR रिक्वायरमेंट कंप्लायंस, ये होते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर ना क्या होता है, बैंक्स को ना अपने रिजर्व या फिर कुछ रेशियोज ना मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी एक रिपोर्ट मांग लेता है RBI कि भाई ये वाली रिपोर्ट हमें बताओ कि तुम्हारी जितनी भी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है तुम उसे टाइम टू टाइम फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद है ट्रेजरी ऑपरेशन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय RBI। यार तुमने जो ट्रेजरी, क्या होता है ट्रेजरी, होता है पैसा तुम अच्छे से जो भी तुम रिजर्व एंड रेशियो है उनकी भी अलग अलग रिपोर्ट जाती है। इसका जो कि ICAI के मॉड्यूल के अंदर ना सिर्फ एक लाइनर में ना बस ये नाम लिखा हुआ है कि ऐसे रिपोर्ट्स इशू होती हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछेगा ICAI, क्योंकि दे नहीं रखा है तो हमें भी इसके आगे बात करने की, डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह की इशू होती है, इस पर मे भी क्वेश्चन भी ना है, बस वो ये बता रहा है कि ये इस तरह की रिपोर्ट्स बैंक को इशू करनी होती हैं, बैंक के बिहाफ पे, चाहे वो ऑडिटर करे, चाहे वो कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो भी है वो करे। फिर रिपोर्ट ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। अब इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन क्या होता है? इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस पे कर रहे हो, अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हो। अगर एनपीए मतलब समझते हो, आगे आएगा वो भी बताऊंगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो इनकम होती है हमें वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और परफॉर्मिंग एसेट्स की हम अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोविजंस कैसे बना रहे हो अगर कोई डाउटफुल है, एसेट कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो भी हमें एक रिपोर्ट बना के बैंक्स को देनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। रिपोर्ट ऑन सीरियस इरेगुलरिटीज। यार जो अब हमारे यहाँ पे फ्रॉड भी बहुत बढ़ गए पीछे। सबसे पहले कौन सा फ्रॉड आया था हमारे पास? जो बैंकिंग फ्रॉड हुआ था, जिसके अंदर बहुत मोटा पैसे लेके एक बंदा भाग गया था, अब वो लंदन में बैठा है। किंगफिशर का जो मालिक था विजय माल्या। उसके बाद नीरव मोदी का केस आया जिसके अंदर वो बहुत मोटा पैसा लेके फरार हो गया था, वो भी कहीं बाहर बैठा था। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती है ना, अगर कैसी ऐसी किसी बैंक के अंदर दोबारा से आ रही है तो RBI को उस पर रिपोर्ट चाहिए, तुम भाई क्या कंट्रोल लगा रहे हो, तुम्हें इरेगुलरिटीज पता लग रही है नहीं लग रही है, अगर तुम्हें इरेगुलरिटी पता लगी तो तुमने उस पर क्या एक्शन लिया, उसकी रिपोर्ट पूरी हमें दो। अगर कोई भी तुम्हें रेगुलरिटीज तुम्हें पता चली, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम मतलब फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवांस क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, कि भाई तुम्हारा एडवांस, तुम अगर जितना लोन दे रहे हो तुम्हारा डिपॉजिट है, तुम क्या रेशो मेंटेन कर रहे हो। तो इनके ना डिफाइंड रेशियोज हैं। RBI अपने जो इंस्ट्रक्शंस एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस होता है उसमें ये बताता है कि बैंक को इतना एडवांस टू क्रेडिट रेशियो मेंटेन करना है या क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इतना मेंटेन करना है। तो ये वाली ना रिपोर्ट्स RBI को इशू बैंक्स करता है अपने प्रोफेशनल्स के थ्रू कि हाँ भाई ये तुम रिपोर्ट्स है, ये वाली तुम रिपोर्ट इस वे में बना के RBI के रेगुलेशंस को फॉलो करके RBI को देनी पड़ेगी ये रिपोर्ट। तो उस बेसिस पे वो हायर करते प्रोफेशनल्स को टू इशू रिपोर्ट कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या ऊपर नीचे है, जो भी है पूरा रिपोर्ट में डालना पड़ता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ रिपोर्ट्स दैट हैव टू बी इशूड टू RBI और टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक्स के ऊपर नजर रखी हुई है। जैसे RBI रखा हुआ है तो ये सारी रिपोर्ट्स RBI को देंगे। कौन देंगे? जो इनके प्रोफेशनल्स होंगे, उन्हें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? कौन रोल प्ले कर रहा है? जो प्रोफेशनल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स का ना अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। अरे तभी तो तुम ऑडिट कर पाओगे। बैंक्स का अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं समझोगे तो तुम कैसे करोगे ऑडिट? कि भाई बैंक्स में पैसा आया, कुछ ने इंडिविजुअल ने पैसा जमा कराया तो उसका कहाँ पे पैसा जमा हो रहा है? सेविंग अकाउंट में जमा हो रहा है। फिर उसे अगर कोई बंदा आया बिजनेस वाला और उसे चाहिए लोन, तो वो कैसे लेगा? बैंक के अंदर वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद कि उसे लोन चाहिए तो उसके लिए उसे प्रॉपर्टी पे चाहिए लोन, या फिर उसे बिजनेस पे लोन चाहिए तो उसके कागज़ जमा कराएगा। फिर वो देखेंगे उसकी इनकम कैपेसिटी कितनी है, मतलब ITR इनकम टैक्स रिटर्न वो कितने की भर रहा है और कितना लोन उसे हम सैंक्शन कर सकते हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक करके। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम हो गया ना कि भाई तुम्हारा जो बैंक से ऑपरेट कैसे कर रहा है, उसका सिस्टम कैसे है, कि अगर वो लोन दे रहा है तो कौन किस किस की अप्रूवल लग रही है, डिपॉजिट आ रहा है तो वो किस किस की अप्रूवल के थ्रू आ रहा है, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जितना भी अकाउंटिंग सिस्टम है ऑडिटर को समझना बड़ा जरूरी है। उसके बेसिस पे तो वो ऑडिटर अकाउंटिंग या फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर पाएगा ना। अगर उसे वो सिस्टम ही नहीं पता होगा कि एंट्री कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट कैसे इशू करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम
जो भी अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड, ताकि वो गोइंग फॉरवर्ड वो ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ इशू कर सके। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? अब बैंक ऑडिट अप्रोच क्या है? पहले ऑडिट प्लान ड्रॉ करना है, फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्ट करना है, और उसके बाद एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करके आगे फर्दर क्या होगा, कैसे होगा, वो सब प्लान करना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहले क्या ऑडिट प्लान बनाएंगे। ऑडिट प्लान कैसे बनाएंगे यार? बैंक बहुत बड़ा होता है, मैं दोबारा बोलते जा रहा हूँ, बैंक बहुत बड़ा होता है बहुत, तो उसका जो नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन है उसे पता होना चाहिए ना। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, तो इनके ऑपरेशंस बहुत लार्ज स्केल पे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटे बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया। अब जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसीआई बैंक से भी बड़ा है, तो नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस एसबीआई के आईसीआईसीआई एचडीएफसी भी बड़े हो गए और भी ज्यादा बड़े हो गए, इनके थोड़े कम हो गए। और रीजनल रूरल बैंक्स हो गए जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक, ये सब, या कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, उनके और ऑपरेशंस कम हो गए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था, उसके ऑपरेशंस और भी कम होंगे। तो नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस ऑडिट प्लानिंग में जरूरी है ना डिस्कस करना, कि क्या प्लान होगा, कैसे हम, क्या लेवल है ऑपरेशंस का, क्या नेचर है, कैसी ट्रांजेक्शंस करें। अगर हम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो उनका क्या काम है, डिपॉजिट लेना, पर क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स नहीं देते हैं वो, तो नेचर पता होना चाहिए ना, क्या ऑपरेट कर रहे हैं वो, समझे? तो ये ऑडिट प्लान में ही हम जानेंगे कि क्या नेचर है और किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है। उसके बाद एडवांसेस क्या है, नेचर ऑफ एडवांसेस, एडवांस फीचर्स। अरे यार वो एडवांसेस कैसे दे रहे हैं, सॉरी, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, मतलब क्या क्या उसके फीचर्स हैं जो वो दे रहे हैं, क्या क्या फीचर्स दे रही है बैंक्स, मतलब वो क्रेडिट कार्ड भी दे रही है, डेबिट कार्ड भी दे रही है, क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है। तो फीचर्स एक तरह से उनकी फैसिलिटीज को और सर्विसेज जो कि बैंक्स ऑफर कर रहे हैं उन्हें बता रहा है। उसके बाद है कंप्लायंस क्या है, कि बैंक्स अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो क्या सिर्फ वो आरबीआई देख रहा है या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। अगर वो आरबीआई देख रहा है, अगर बैंक लिस्टेड भी बैंक है तो कौन सेबी भी देख रहा होगा उसको, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो जितनी भी कंप्लायंसेज है ना, वो हमें ऑडिट प्लानिंग करते टाइम पता होनी चाहिए ना, कि हम इन कंप्लायंसेज को चेक करेंगे अगर हम किसी भी बैंक ऑडिट कर रहे हैं तो। ऑडिट रिस्क क्या है, मतलब उनके इंटरनल कंट्रोल को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि उनके इंटरनल कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं, कि उस बेसिस पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बेसिस पे हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखेंगे। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम कम करेंगे, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम बढ़ा देंगे, मतलब सैंपल साइज हम बढ़ा देंगे और जितना भी प्रोसीजर है वो। तो हमें ये सारी प्लानिंग तो आज करनी पड़ेगी ना, अगर हम कोई ऑडिट लेंगे तो। ऑडिटर को बहुत पैसा मिलता है, ऑडिट ऑफ बैंक, अगर कोई भी बैंकिंग का या बैंक की ऑर्गेनाइजेशन का किसी का भी ऑडिट करता है तो। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, अभी हमने इंटरनल कंट्रोल की रिस्क देखा, अब कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है यार। बैंक के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक के अंदर ना बहुत सारे ऑपरेशन है, अगर मान लो तुमने एक ही बंदे को सारे ऑपरेशंस दे दिए कि वही पैसा ले रहा है, वही लोन दे रहा है, तो घपला कर सकता है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जाओगे बैंक की कोई भी ब्रांच में तो तुमने देखा होगा, तुम घुसे, यहां पे एक बंदा बैठा है, फिर 3 बंदे यहां बैठे हैं, 2 बंदे यहां बैठे हैं, फिर कैश काउंटर एकदम दूर है, मतलब यहां पे खड़े हो तुम, कैश काउंटर एकदम दूर है ना। फिर अगर तुम्हें कोई आरटीजीएस का चेक चलना है उसके लिए बंदा यहां बैठा है, फिर उसका मैनेजर वहां बैठा है, और कोई चेक का अलग बंदा है, आरटीजीएस का अलग बंदा है, कैश देने लेने वाला अलग है, लोन्स का जो बंदा काम देख रहा है वो अलग है। अगर ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो कि मैंने अभी बताई, इतनी सारी जो बैंक्स में अलग अलग बंदे बैठे हैं, ये ना होंगे ना तो घपला करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बैंकिंग सेक्टर। सारे डिफरेंट जो कि काम है डिफरेंट पर्सन को एलोकेटेड है, एक टाइम पे एक पर्सन को एलोकेटेड नहीं हो सकता। कैश का जो काउंटर है ना, उसमें 2-3 बंदे रिवॉल्व होते हो, हर 3-4 घंटे में रोटेट होते हो, कि आज अभी 3 घंटे ये बंदा बैठेगा, वो कैश उसको गिनवा के दूसरा बंदा आ जाएगा, वो फिर 3 घंटे ऑपरेट करेगा। तो इस टाइप की सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द बैंक। उसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन। अरे तुम अगर कोई चेक डिपॉजिट कराते हो ना तो 2-3 क्लियरेंस के बाद जाता है। एक तुमने चेक दिया यहाँ पे, चेक के बाद वो बंदा जो कंप्यूटर पे स्टार्टिंग में बैठा है वो चेक करेगा इस वाले अकाउंट में पैसे आए नहीं है, वो अप्रूव करेगा। ये तुम अप्रूव्ड चेक फिर कैश काउंटर पे घूम के लेके जाओगे, उसको दोगे, फिर वो चेक करेगा कि वो अप्रूव्ड प्रॉपर अथॉरिटी से गया नहीं। तो वेरिफिकेशन, उसने वेरीफाई करा पैसा है नहीं है, उसने ये भी देखा कि तुम हो कौन, वो पूछेगा तुम्हारा नाम तो ये चेक है नहीं, तुम हो कौन, तुम क्यों पैसे निकलवाने आए हो, मतलब तुम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो वेरीफाई कर लिया उसने अप्रूव भी कर दिया, फिर वहां पे जाके उसने पैसे काउंटर से निकलवा लिए। तो ऐसे वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बैंक।
उसके बाद क्या है, रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशंस एंड रिजल्ट्स, मतलब रिकंसाइल करेंगे कि भाई अगर तुम्हारा जो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना कि जो अब तुमने डेबिट क्रेडिट पूरे साल चलते हैं तो उसका रिकंसिलिएशन भी बैंक्स को भी टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है कि अब बैंक्स में आज इतना पैसा है, ये सब तो बहुत ये वाली चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अब लिमिट्स हैं यार, हमें पता है कि अब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट का, तो ना फॉर एग्जांपल मान लो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने उनके साथ तो बैंकिंग ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, वो लोन्स भी उठाते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, तो उनकी ना ड्राइंग पावर की ना लिमिट बैंक सेट कर देता है कि ना तुम इससे ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, अब वो बैंक ना उन्हें अथॉरिटी देता है कि तुम ना 7 लाख तक यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 लाख की और अथॉरिटी दे देता है। तो लिमिट्स जो सेटअप करता है बैंक्स फॉर वेरियस यूजर्स ऑफ द बैंक, चाहे वो बिजनेस यूजर्स हो चाहे वो इंडिविजुअल यूजर्स हो, तो उस टाइप की लिमिट्स जो अप्रूव और सेट होती है ऑन द बेसिस कि वो क्या हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ये भी बहुत कंट्रोलिंग थिंग हो गई ना कि बैंक को ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। किसी अनशंट किसी भी ऐसे अरे गरे बंदे को हमने लिमिट नहीं दी है, हमने प्री अप्रूवल के साथ अप्रूवल जो भी बंदा बिल्कुल सही है कि हाँ इसको देनी पड़ेगी हमें, तो ये वाली हमें उसको हमने वो दी है, क्या नाम है, क्या बोलेंगे उसे, हाँ लिमिट्स हमने उस बेसिस पे उसे दी है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटिजेंसी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब अब यार बैंक्स जो है, फिजिकल सिक्योरिटी किसको बोलेंगे, बैंक्स के पास ना बहुत सारे मोर्गेज की प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे कागज होते हैं, क्योंकि बैंक अगर लोन देता है तो वो असली कागज अपने पास रखता है, तो असली कागज को एक लॉकर में रखता है, गोल्ड पे लोन देता है वो लॉकर में रखता है, और काफ़ी सारे लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो बैंक के लिए फिजिकल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो ब्रांचेस में जो फिजिकल सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बैंक्स के लिए। तो बैंक्स को ये फिजिकल सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। कंटिजेंसी क्या होती है, अब बैंक से पैसा ले गया कोई बंदा दे नहीं रहा है, तो कंटिजेंसी भी देखनी पड़ेगी ना कि वो बंदा पैसे दे के जाएगा नहीं दे के जाएगा, नहीं दे के जाएगा उससे बैड डेट करो। तो ये कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट हो गया बैंक के अंदर कि इतनी सारी चीज़ें बैंक को ना मेंटेन करके कंट्रोल करके चलनी पड़ती है। लिमिट किसी को नहीं दे सकती, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी करनी जरूरी है, अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर प्रोविजन बनाना है तो वो, या फिजिकल सिक्योरिटी, ये सारी कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं। अब क्या होंगी कंट्रोल फंक्शंस, कैसे क्या, अब ये क्वेश्चंस पूछेगा, कौन पूछेगा, ऑडिटर पूछेगा बैंक के बंदों से, क्या कि क्या कौन परफॉर्म कर रहा है इन फंक्शंस को, कंट्रोल फंक्शंस को कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्या फंक्शंस हैं, तुमने क्या कंट्रोल एक्टिविटीज पे फंक्शंस लगा रखे हैं, कब परफॉर्म होते हैं, कब तुम ये कंट्रोल एक्टिविटीज को देखते हो, कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, क्या ऑफलाइन मोड में होते हैं, सामने आमने सामने होते हैं, या फिर मेल पे अप्रूवल चलती है, क्यों होते हैं परफॉर्म, ऐसा क्यों है कि इसमें अप्रूवल की जरूरत है, और कैसे होते हैं कि मतलब कैसे क्या होगा। तो ये व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस कौन पूछेगा, ऑडिटर पूछेगा बैंक से, बैंक के बंदों से कि भाई ये क्यों कंट्रोल एक्टिविटीज है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब होती है, क्या है, सब कुछ कौन करता है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हम एंगेजमेंट, अब हमने सारी चीजें समझ ली कि क्या नेचर है, क्या है, बैंक के बारे में हमने समझ लिया। अब हम एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेंगे कि हमें आगे फर्दर प्रोसीड कैसे करना है, तो ये तो प्लानिंग का ही पार्ट है ना। तो एंगेजमेंट टीम के साथ हम डिस्कशन में देखेंगे कि क्या है, बैंक को अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छे से कि बैंक क्या है। अब एंगेजमेंट टीम में मान लो 100 लोग, मतलब 20 लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 20 लोगों के अलग अलग क्या है उनका, उन्होंने क्या बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर क्या रिस्क लगता है वो डिस्कस करेंगे कि किस एनवायरनमेंट में बैंक ऑपरेट कर रहा है। हमारी इकोनॉमी आज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बैंक किस इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, तो एनवायरनमेंट क्या है बैंक का, इंक्लूडिंग क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल कैसे बैंक के, और पोटेंशियल देखेंगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है कि बैंक कहीं कुछ घपला तो नहीं कर रहा कि कहीं पे भी किसी को भी लोन दे के बैठा है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए। और क्या करा बैंक्स, पता है क्या करते हैं, एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। बैंक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का लोन चल रहा है ना, तो ना उन्हें 31 मार्च को फोन करके कहेंगे सर एक काम करो, आपका ना ये लोन चल रहा है ना, तो आपने एक बार ना पैसे डिपॉजिट करा दो, लोन से सारा लोन ना पूरा यूज़ कर लो। किसी की लिमिट चल रही है मान लो 50 लाख रुपए की, उसको यूज़ नहीं करनी, तो बैंक ना फ़ोन करके बोलेगा सर आपने एक काम करो, ये ना जो पूरी लिमिट यूज़ करके ना इसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, और अगले दिन ना तुम वापस इसके अंदर लिमिट में डाल देना। तो सर आपका 1 दिन का ब्याज लगेगा, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होगा, और इसमें सर हमारी बैंक का ब्रांच का ना टारगेट पूरा हो जाएगा। अरे मैं क्या करूँ टारगेट का, तो बैंक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए ना ये काम कर देता है। अब इसमें क्या हुआ, फायदा क्या हुआ बैंक का, उसके डिपॉजिट्स बढ़ गए, साथ में एडवांसेस बढ़ गए, एडवांसेस की रेशो, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो बढ़ गई, तो हुआ कुछ भी नहीं,
जो उसने एडवांस दे रखा था उसने क्या करा, बंदे ने जो उसकी लिमिट थी वो यूज नहीं कर रहा था, 50 लाख उसके लोन में पड़े थे, उन्होंने लोन उठाया और एक बार अपने बैंक अकाउंट में डाला और उस अगले दिन बैंक अकाउंट से वापस उस लोन अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक की इससे क्या हुआ, पोजीशन अच्छी दिख गई। तो बैंक ये घपला तो नहीं कर रहा है। तो कट ऑफ प्रोसीजर्स हम देखेंगे कि ऐसा बैंक में कहीं हुआ तो नहीं लास्ट के 5 दिन में और स्टार्टिंग के 5 दिन में। तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन भी बैंक दिखता है। समझे तुम? समझे? तो एंगेजमेंट टीम के साथ हमें सब डिस्कशन करनी पड़ेगी। एरर्स क्या अकर हो सकते हैं, दैट माइट लाइकली टू अकर, कि भैया इसके अंदर ब्रांच में ये एरर हो सकता है, किसी बंदे का पैसा किसी और अकाउंट में तो डिपॉजिट नहीं हो गया। एरर्स विच माइट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर, अरे हाँ हमने ना पिछले साल देखा था बैंक का ना ये पैसा ऐसे ना एक अकाउंट था जिसके अंदर ना ये पैसा वो बंदा डिपॉजिट कराया जा रहा था बट वो कहीं और जा रहा था, तो क्या एरर हुआ? हो सकता है टेक्निकल एरर हो सकता है किसी ने घपला करा हो। मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस। अरे यार अगर वो मान लो कि कोई अकाउंट बैलेंस में घपला कर रहा है कि यार हो सकता है ना वो एक एक रुपया यार क्या होता है कभी करना हम पैसे देखते नहीं है। तुम देखोगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में रखा मान लो रखे हैं 1,50,750 रुपये और 20 पैसे, तो क्या करेगा कोई स्टाफ या फिर कोई बड़ा बंदा 20 पैसे जो है वो सारे 20 पैसे बहुत सारे हजारों लाखों बैंक अकाउंट होंगे, वो 20 पैसे करके कई लाख रुपए बन जाएंगे। वो क्या करेगा छोटे छोटे अमाउंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठा करके एक बैंक अकाउंट में डाल देगा। उससे क्या होगा, उससे एक्चुअल में जो बंदा जो मैं इंडिविजुअल हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ा, 20 पैसे में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, पर उस बंदे ने फ्रॉड करके बहुत मोटा पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इस टाइप के फ्रॉड भी होते हैं बैंक के अंदर, तो इस चीज़ पे भी नज़र रखनी हमारे को जरूरी है। उसके बाद आता है ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। अब क्या है एंगेजमेंट में क्या क्या रिस्क है कि ये फ्रॉड हो सकता है, ये सब ये जो रिस्क है। परवेसिव रिस्क मतलब हर जगह कौन सा रिस्क हो सकता है, हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, या कोई स्पेसिफिक रिस्क हो कि हाँ भाई ये इस अकाउंट में या लोन में तुमने लोन कोवेनेंट को टेस्ट करानी और उसके बेसिस पे विदाउट टेस्टिंग कोवेनेंट और तुमने लोन किसी को दे दिया, तुमने प्री अप्रूवल के बिना लोन दे दिया, या फिर तुमने क्लियरिंग पे चेक लगा दिया विदाउट अप्रूवल के, तो ये स्पेसिफिक रिस्क हो गए। बैंक बता सकता है हमें, हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बैंक में ये चीज रिस्क हो सकती है, तो इस टाइप की चीज हो गई। तो जो ऑडिटर है उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो है मेंटेन रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा उसे कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर कोई अकर हुई है या कोई अकर हो सकती है, तो उसके बेसिस पे उसे जो नॉर्मल ऑडिट होती है, जो जैसे बिजनेसेस की बात करता हूं मैं, नॉर्मल बिजनेसेस में नॉर्मल ऑडिट होती है, बट बैंकिंग में ना बहुत प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ता है, तुम्हें दिमाग एकदम खोल के रखना पड़ता है। तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, सब बोर तो नहीं हो रही ना यार, ये टॉपिक तो देखो थोड़ा बड़ा है और अगर मैं मजाक करने पे आ गया तो फिर हम टॉपिक को ना पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, रादर देन दिस, इसलिए मैं ना एक टॉपिक पे भी स्टिक चल रहा हूँ। इसको ना मैं 2 पार्ट में पढ़ा दूंगा चाहे, तो अभी एक पार्ट देखना जिसके अंदर अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आ रहा है उससे चालू करेंगे। और ये ना हमने बहुत ऐसे बोरिंग सा टॉपिक था, बट हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा क्या है। बस अब होने वाला है थोड़ी देर और 15-20 मिनट में हम इस वाले पार्ट को रैप अप कर देंगे। जो थोड़ा सा दूसरा पार्ट पड़ेगा, दूसरा पार्ट होगा उसके लिए अलग से वीडियो निकाल दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, बैंक को क्या है फ्रॉड, स्पेसिफिक इश्यूज और डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा काम इतनी बड़ी। अब क्या जो हमारी एंगेजमेंट टीम होगी उसे बताना पड़ेगा ना कि यहाँ एरिया में फ्रॉड हो सकता है, और डेलीगेट भी करना पड़ेगा वर्क कि भाई तुम इन ब्रांचेस को ये बंदे देखेंगे, इन ब्रांचेस को ये देखेंगे, इन ऑपरेशंस को ये बंदे देखेंगे, इन ऑपरेशंस को ये बंदे देखेंगे। तो ये सब किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। हमने प्लानिंग में 3 चीजें कवर करी थी कि ड्राइंग ऑडिट प्लान, कंट्रोल एनवायरनमेंट एट बैंक और एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के बेसिस पे तो हमें पता चलेगा ना कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं, किस बंदे को क्या ऑपरेशन देने हैं, आगे कैसे प्रोसीड करना है हमें ऑडिट को, समझ रहे हो ना। ये सब हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसके बेसिस पे बने, वो बने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बेसिस पे, किसके, बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और किसमें, 3rd शेड्यूल में, फॉर्म ए में आता है बैलेंस शीट और फॉर्म बी में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनका ना डिफरेंट फॉर्म होता है, ये हमारी तरह नहीं चलता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि हम शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, इंडेस की बैलेंस शीट अलग होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बैलेंस शीट अलग होती है, तो उसके बेसिस पे बैंकिंग की अलग बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर रिजर्व्स आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, और कैपिटल अलग आती है, और उनका डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो वो डिस्कस था नहीं हमने ऑडिट, इसलिए अभी हमने छेड़ा नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर ये फॉर्म ए के अंदर आती है बैलेंस शीट और फॉर्म बी के अंदर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और किस एक्ट में लिखा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो मैं समझ आया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ बैंक।
अब बैंक ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो बैंकिंग कंपनी तो अपनी एजीएम में, जैसे जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट के बेसिस पे चलते, तो बैंकिंग कंपनी होती है ना, जैसे कोई भी आईसीआईसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड, तो वो करेगी अपने एजीएम के अंदर डिसाइड, किसको, ऑडिटर को। फिर नेशनल बैंक है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेसिस पर डिसाइड करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ऑडिटर को चूज करेंगे। रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, वो खुद जो बैंक होगा ना, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक जरूरी नहीं है कि बहुत सारी ब्रांचेज हो उनकी, मान लो एक ही ब्रांच में वो ऑपरेट कर रहा है, गुजरात ग्रामीण बैंक को गुजरात में फॉर एग्जांपल ऑपरेट कर रहा है, तो वो बैंक खुद ही उनके बंदे डिसाइड कर लेंगे कौन है। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये ना छोटे छोटे बैंक्स हैं, तो ये चलते तो आरबीआई की रेगुलेशंस में, तो इन्हें अप्रूवल कौन दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हाँ ठीक है तुम ये वाला ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। एसबीआई का कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन होता है ये होता है सबसे बड़ा ऑडिटर, देश का सबसे बड़ा ऑडिटर, तो वो एसबीआई को ये ऑडिटर अपॉइंट करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, जो सब्सिडीज होती हैं एसबीआई की, उसको कौन अपॉइंट करेगा, एसबीआई खुद अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, ऐसे इनके ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का एजीएम में होगा, नेशनलाइज्ड बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, रीजनल रूरल बैंक का खुद बैंक करेगा विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एसबीआई का कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और सब्सिडरी ऑफ एसबीआई को कौन करेगा, एसबीआई खुद। ठीक है, और इनके अंदर भी क्या है, अप्रूवल लगेगी आरबीआई की, किसमें, अगर नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है, इसके अंदर अप्रूवल लगी आरबीआई की। अब रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, एज पर सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट। रेम्यूनरेशन ऑडिटर की जो 142 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो लिखी हुई है रेम्यूनरेशन, उसके बेसिस पे बैंकिंग कंपनी की रेम्यूनरेशन डिसाइड हो जाएगी। पर जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं या फिर एसबीआई है, उनकी रेम्यूनरेशन कौन करेगा, आरबीआई फिक्स करेगी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई फिक्स करेगी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आरबीआई के भी यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया रेम्यूनरेशन डिसाइड करने में। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट और कंडक्ट ऑफ बैंक ऑडिट ना हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया, देखो ये और भी बड़ा टॉपिक है, तो इससे अच्छा ना हम थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। एडवांसेस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है एडवांसेस का पार्ट यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, तो एडवांसेस क्या होते हैं, तो एडवांसेस ना दो तरह के होते हैं, तो फंडेड एडवांसेस हो गए, एक फंडेड एडवांसेस हो गए और एक हो गए नॉन फंडेड एडवांसेस। फंडेड एडवांसेस कौन से हो गए, जिसमें पैसा आया है एक्चुअल में, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, टर्म लोन्स हो गया। नॉन फंडेड हो गया जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, जिसके अंदर एक्चुअल में पैसा गया नहीं, मतलब एक्चुअल में पैसा गया नहीं बट गारंटी ले ली बैंक ने कि अगर इनकेस अगर ये बंदा डिफॉल्ट करते तो पैसा मैं दूंगी, तो ये हो गए नॉन फंडेड एडवांसेस। इनकी भी फीस लेता है बैंक, फ्री में नहीं देता। समझ आ रहा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फोन फान को साइड में रख दो, तुम्हें ऑडिट ऑफ बैंक्स याद हो जाएगा। इंटर वाले बच्चे तुम सुन रहे हो ना, ऑडिट ऑफ बैंक्स बहुत इजी टॉपिक है। ऊपर था थोड़ा थ्योरेटिकल था, बट मैंने ट्राई करा तुम्हें अच्छे से समझाने का। अभी जो एडवांसेस है ना, ये इसमें से क्वेश्चंस बनता है, असली क्वेश्चन इसमें से बनता है। और जो ऊपर एक टॉपिक छोड़ा जो अगली क्लास में पिकअप करूंगा, उसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ये इसलिए अच्छे से सुन लो, अभी सुन लोगे ना तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। छोड़ दो एक बार के लिए फोन, अच्छे से यहाँ पे देखो। फंडेड कैसे, मान लो क्या हुआ, अब कैश क्रेडिट कार्ड से मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी तो पैसा गया ना, पैसा गया, ऐसे होते फंडेड एडवांस। अब लेटर ऑफ क्रेडिट है, मैंने कोई एक्सपोर्ट करके, हेलो उन्होंने मेरे पे ऑर्डर आया एक्सपोर्ट का कि सर मेरे को ना एक काम करो, आप 100 किलो ये चीज़ भिजवा दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि पैसे, तो कह देगा सर हम ना लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम कर लेंगे। तो क्या करेगा वो बंदा, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि इंपोर्टर होगा वहां का, मैं एक्सपोर्टर हो गया, मेरे पे ऑर्डर आया, वो क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे बैंक को देगा। तो मेरे बैंक को गारंटी मिल गई, अगर ये बंदा डिफॉल्ट करता है तो उसका बैंक मेरे बैंक को पैसा दे देगा। मैं अगर माल भिजवाऊंगा वहां पे, उसका बैंक मेरे बैंक को पैसा दे देगा। तो इस तरह से गारंटी मिल गई बैंक को, मेरे को भी गारंटी मिल गई, मेरे को बिना डरे मैं उसको माल भिजवा सकता हूं। दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। और बैंक गारंटी ले लेता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई माल लेना है कि ऐसे ऐसे, मैंने इंडिया में कॉल करा किसी को कि हेलो हाँ भाई मेरे को ना एक काम कर, इतने किलो माल भिजवा दे। तो कह रहा है भाई मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। सामने वाला बंदा कह रहा है मेरे को ना तेरे पे भरोसा नहीं है, तू कौन है, तू फ्रॉड आदमी है। मैंने कहा अच्छा मैं फ्रॉड हूँ, चल मेरे ना बैंक गारंटी लेता है मेरी, ये ले। बैंक ने गारंटी ले ली, मैंने वो कागज साइन कराया, इनकेस अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो बैंक मेरा पैसा इस बंदे को दे देगा। वो बैंक गारंटी दी और मैंने उस बंदे को ले लिया। अब कोई दिक्कत है, बैंक ने लिया ना गारंटी, अब तू मेरे को माल भिजवा दे। दिस इज कॉल्ड बैंक ऑफ गारंटी। तो बैंक गारंटी ऐसे मान लो कि इंडिया में चल जाएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है। समझ गए। अब सिक्योरिटी क्या होती है, दो तरह की सिक्योरिटी होती है। अब बैंक तो ऐसे तो देगा नहीं
हमें लोन या फिर एडवांस ऐसे तो देगा नहीं, सिक्योरिटी लेगा। प्राइमरी सिक्योरिटी भी ले सकता है वो, कोलेटरल सिक्योरिटी भी ले सकता है। प्राइमरी सिक्योरिटी होगी बड़ी वाली सिक्योरिटी जिसकी वजह से बहुत मोटा लोन डिसबर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें मेरे को अपना बिजनेस चालू करना है, मेरे को लैंड पड़ी थी, अब मैंने क्या करा, लैंड को गिरवी रखा उसके ऊपर पूरा सेटअप करने के लिए, बिल्डिंग मशीनरी सेटअप करने के लिए, तो वो ही हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी हो गई यार, बैंक कह रहा है तुम्हारी ना प्राइमरी सिक्योरिटी इनफ नहीं है, तुमने अपने जो गुड्स है ना उसको भी मेरे यहाँ पे मॉर्गेज कराओ, तो गुड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। मेरे पे कोई शेयर सिक्योरिटी पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें लैंड से नहीं हो रहा कि तुम्हें लग रहा है कि लैंड की वैल्यू गिर सकती है, लैंड की वैल्यू सूटेबल नहीं है, तो एक काम करिए लो शेयर्स भी ले लो, वो कोलेटरल सिक्योरिटी हो गई। समझे, ये इस तरह की सिक्योरिटी हो गई। अब मोड ऑफ क्रिएशन क्या होते हैं? मोड ऑफ क्रिएशन 3-4 तरह के लोन देता है बैंक। मॉर्गेज भी देता है, प्लेज भी देता है, हाइपोथिकेशन भी देता है, असाइनमेंट भी देता है, सेट ऑफ भी देता है। अब मॉर्गेज क्या हुआ, हमने मॉर्गेज करी प्रॉपर्टी को, हमने जो कागज है वो बैंक को दे दिया, अपने ओरिजिनल कागज। अब जब तक ओरिजिनल कागज रिलीज नहीं होगी तो मैं उस प्रॉपर्टी को कहीं बाहर भी जाके बेच नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं मॉर्गेज। प्लेज किस पे होता है? गुड्स पे। मतलब मैंने अपने गुड्स दे दिए बैंक को कि बैंक अब एक काम करो, तुम गुड्स है, बहुत मोटा माल है, बहुत मेरा स्टॉक इन ट्रेड तुम रखो और इस पे पैसा दो, तो ये हो गया प्लेज। हाइपोथिकेशन हो गई कार पे, कार लोन लिया, बैंक के नाम पे है वो कार, तुमने एक भी किस्त ईएमआई में डिफॉल्ट करा ना, बैंक उठा के ले जाएगा तुम्हारी कार, जब्त कर लेगा। दिस कॉल हाइपोथिकेशन। असाइनमेंट में क्या होता है, तुमने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, मतलब डेटर्स हैं, तुमने बैंक को कहा XYZ मेरा डेटर है, इससे मेरे को 1 लाख रुपए मिलने हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, ये वाला डेटर जब भी 1 लाख रुपए देगा ना तुम डायरेक्ट रिसीव कर लेना। तो अब मैंने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, किसका? डेटर का राइट ट्रांसफर कर दिया अपने नाम की जगह बैंक के नाम पे। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। सेट ऑफ क्या हुआ, क्रेडिट भी है, डेबिट भी है, क्रेडिट भी है। 100 रुपए का डेबिट है, 100 रुपए का क्रेडिट है, मैंने इसको सेट ऑफ मार दिया। मतलब बैंक से मान लो मेरे को 100 रुपए लेने थे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक ऐसे मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, बैंक से मैंने 100 रुपए ले रखे थे, तो बैंक को कहीं से 100 रुपए मेरे नाम पे, मेरे को कहीं से 100 रुपए मिलने थे, मैंने बैंक को दे दिया, तो ऐसे वो सेट ऑफ करके खत्म कर देगा। दिस इज द टाइप ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, या फिर अगर तुम्हें लोन लेना है तो इसी टाइप से तुम्हें लोन मिलता है। ये मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ, एक तरह से ये मान लो कि लोन लेना है तो हाइपोथिकेशन के बेसिस पे ले सकते हो, प्लेज कर सकते हो, और मॉर्गेज कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो असाइनमेंट के थ्रू। ये तरह की सिक्योरिटी हो गया, एडवांसेज हो गया। ठीक है, कहाँ पे थे हम? अब हम करते हैं डिस्कस एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एडवांस दिया है बैंक ने, तो कभी कभार क्या होता है, एडवांसेस देता है बैंक, तो ना बैंक जब एडवांस देता है तो जब तो बंदा बिल्कुल बढ़िया होता है, अब थोड़े दिन बाद ना बैंक को पैसा देना ही बंद कर दिया बंदे ने, चाहे वो कुछ भी हो। बैंक को वो ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। अभी तक तो परफॉर्म कर रहा था, बढ़िया पैसे दे रहा था टाइम टू टाइम, अब बैंक को पैसे देना बंद कर दिया, तो बैंक को फिर वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। अगर बैंक को पैसा नहीं मिल रहा तो उसके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। अब वो क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं परफॉर्मिंग एसेट के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, उसे देखते हैं। अब अगर मान लो, जैसे मान लो यहां से चालू करते हैं, 90, मतलब अभी तक तो बहुत अच्छे से काम चल रहा था, सब इंटरेस्ट भी दे रहा था, EMI भी दे रहा था, कोई XYZ बंदा था, 90 दिन हो गए, कोई EMI नहीं आई, ना कोई इंटरेस्ट की पेमेंट आई। 91th डे से वो नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, 91th डे होते ही वो नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में चला जाएगा, और 1 साल होते ही अगले वो सबस्टैंडर्ड की कैटेगरी में चल जाएगा। मतलब उसको अब 1 साल हो गया, उसने कोई पैसा नहीं दिया है बैंक को, उसके बाद उसके अगले साल से वो एक बार पहले तो स्टैंडर्ड में रहा वो, फिर वो सब स्टैंडर्ड में चला गया क्योंकि उसने बैंक को 1 साल तक पैसा नहीं दिया। अब उसके 1 साल के बाद जो अगला 1 साल होगा वो 1 साल रहेगा डाउटफुल कैटेगरी में, उसके अगले 2 साल तक वो रहेगा डाउटफुल कैटेगरी में, और वो 3 साल के बाद, 3 साल तक अब कोई पैसा ही नहीं आ रहा वहां से, तो वो लॉस एसेट बन जाएगा हमारा। 3 साल के बाद वो 3 साल तक तो डाउटफुल कैटेगरी में रहा, 3 साल के बाद वो लॉस कैटेगरी। मतलब ये मान लो ऐसे, ये कैटेगरी किस बेसिस पे होती है, बैंक इस पे क्या करता है, प्रोविजंस क्रिएट करता है कि अगर कोई बंदा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मान लो सब स्टैंडर्ड है, मतलब 1 साल हो चुका है कोई पैसा नहीं आया, तो उस पे बैंक क्या करेगा, मान लो 1 लाख रुपए का लोन था, तो इस पे 10% पे वो प्रोविजंस क्रिएट कर देगा, तो 10,000 का बुक्स में प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, क्योंकि आए दिन नॉन परफॉर्म होते रहते हैं एसेट्स।
पैसा ले लिया, लोगों ने पैसा दिया नहीं तो नॉन परफॉर्म हो गया वो। चाहे उसकी सिक्योरिटी बेच देंगे हम, वो अलग चीज़ है, बट एक बार के लिए तो उसने एडवांस लिया ना, हम तो ये मानेंगे ना कि वो बंदा हमारे को सारे पैसे दे देगा। ठीक है, 1 साल तक ही हुआ, अगले 1 साल तक वो डाउटफुल की कैटेगरी में रहा, तो इस पर हमने बनाया प्रोविजन मान लो 20% का, तो हमने 20,000 तक का प्रोविजन बना लिया। फिर उसके बाद अगले 2 साल तक हमने बनाया 30% पे प्रोविजन, उसके अगले 3 साल तक हमने बनाया 50% पे प्रोविजन, और 3 साल के बाद जब हमें बिल्कुल ही हमने हाथ छोड़ दिया कि भाई अब तो पैसा मिलने के कोई चांसेस नहीं है, हमने बना दिया फिर 100% पे, हमने राइट ऑफ कर दिया उसको, बंदा पैसे देगा ही नहीं। समझे? तो इसलिए ना ये वाली जो टाइमलाइन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे बैंक अपना प्रोविजन क्रिएट करता है। 10% का, 20% का, 30% का एक टेबल दे रखी है, उसे पढ़ लेना, रीड कर लेना, आईसीआई की बुक में या फिर जो भी तुम मटेरियल यूज कर रहे हो उसके अंदर तुम्हें टेबल मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो इसके अंदर ये प्रोविजन क्रिएट होते हैं ऐसे ऐसे। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, किन किन कंडीशंस में बनेगा, डिफरेंट तुमने लोन दे रखे, एडवांसेस दे रखे, कैसे कैसे बनेगा वो पढ़ते हैं। तुम्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब समझ आ गया कि 90 दिन तक उस बंदे ने कोई पेमेंट नहीं करी, ना ईएमआई की, ना इंटरेस्ट की, जो उसने पैसा ले रखा उस पर कोई पेमेंट नहीं करी, और डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीजें। एनपीए कब बनते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनते हैं, वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? तो हम थे यहाँ पे कि कैसे कैसे एनपीए बनते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब तो देख ही लिया था। अब एग्रीकल्चर एडवांसेस के अंदर क्या होता है? एग्रीकल्चर एडवांसेस में 2 तरह के एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हो गए और एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हो गए। अब क्रॉप सीजन क्या होता है? क्रॉप सीजन होता है जितना टाइम लगा जब तुमने उस बीज को, जब तुमने बीज को उगाने का डाला जमीन के अंदर और वो पूरा प्लांट या फिर पूरी जो क्रॉप है वो ग्रो हो गई, तो उस पूरे टाइम फ्रेम को बोलते हैं क्रॉप सीजन। तो कई क्रॉप सीजन होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन जिनका 1 साल या फिर उससे कम होता है ड्यूरेशन, और क्रॉप सीजन जिनका 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन होता है उसे बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर उन्होंने पैसा लिया है किसी ने एग्रीकल्चर के लिए और वो अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और 2 क्रॉप सीजन निकल गए, मतलब मान लो 8 महीने का क्रॉप सीजन था, 8 महीने का क्रॉप सीजन था और प्लस में 8 महीने 16 महीने हुए, पैसा कोई नहीं आया, तो वो बंदा क्या हो जाएगा? वो बंदा हो जाएगा एनपीए, ओवरड्यू मोर देन 2 क्रॉप सीजन, जैसे वीट और राइस हो गया या फार्मर्स के लिए। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर उसने क्रॉप्स पे लोन लिया है तो कोकोनट मिलेट्स होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, जिसको 1 साल से ज्यादा लगता है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो ओवरड्यू अगर उसका 1 क्रॉप सीजन हो गया, मतलब लेट से 13 महीने का था, 13 महीने तक का था उसका, क्योंकि 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अब उसने 1 साल के अंदर 13 महीने के अंदर कोई पेमेंट नहीं करी है, तो वो 13 महीने के बाद हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट एनपीए कैसे बनते हैं? 90 दिन इज अ जनरल क्राइटेरिया, बट क्रॉप सीजन में ये लेते हैं क्राइटेरिया, डिफरेंट जगह डिफरेंट क्राइटेरिया लेते हैं, वही हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे। अगर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आउट ऑफ ऑर्डर रही 90 दिन तक, 90 दिन से ज्यादा तक, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है वो देखते हैं कि अमाउंट ऑफ विड्रॉन है वो सैंक्शन लिमिटेड ड्रॉइंग पावर से ज्यादा है। मतलब 100 रुपए की थी हमारी विड्रॉइंग पावर और हम, मतलब सॉरी सैंक्शन लिमिट, मतलब 100 रुपए से ज्यादा तुम विड्रॉ नहीं कर सकते थे, मतलब लिमिट ऐसी थी, बट हमने अग्रीमेंट ये करा हुआ था कि 150 तक तुम जा सकते हो, सैंक्शन लिमिट तुम्हारी 100 की थी। उस बंदे ने 110 रुपए निकाल लिए, उस बंदे ने 110 रुपए निकाल लिए, तो और ये चीज उसकी 90 दिन तक मेंटेन रही, तो मतलब उसने 90 दिन तक हमारी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा पैसा निकाले रखा, तो मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, उसका एनपीए बोल देंगे। व्हेन क्रेडिट्स आर लेस देन डेबिट्स, मतलब एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिट में पैसा ही नहीं आ रहा, इंटरेस्ट लगे जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई क्रेडिट ही नहीं हो रहा, सिर्फ डेबिट, मतलब इंटरेस्ट लगे जा रहा है, बंदा पैसे निकाले जा रहा है। उसने 110 के, उसने क्या करा, 110 का जो अमाउंट था, 110 का उसने पूरा 150 यूटिलाइज कर लिया, मान लो उसने पूरा 40 निकाल के 150 यूटिलाइज कर लिया। अब इस पे ब्याज भी लगे जा रहा है 10 रुपए का, फिर 20 रुपए का, ऐसे करके ना उसको 200 रुपए का अमाउंट बन गया। तो मतलब या तो क्रेडिट ही नहीं हो रहे, क्रेडिट हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं डेबिट से, या फिर कोई क्रेडिट ही नहीं हो रहा, तो आउट ऑफ ऑर्डर रहा 90 दिन तक। अगर ऐसा चलता है 90 दिन तक, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। समझ आया? मान लो एक और एग्जांपल है स्टॉक का, स्टॉक की 1 लाख का स्टॉक हमने दिया बैंक को कि तुम ना 70, मतलब बैंक ने सब इवेलुएट करके बताया कि हम तुम्हें 70% तक का लोन दे सकते हैं। उसने 7 लाख का लोन दिया, फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे 5 लाख का लोन मिला हमें कि हमें इससे ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता, इन दोनों का जो भी लोअर ले लिया हमने।
तो कैश ट्रेड फैसिलिटी में 5 लाख का लोन था, यूटिलाइज कर लिया हमने 4.5 लाख, अवेलेबल थे 50,000, हमने चेक इशू करा, हमारे साथ बैंक के साथ एग्रीमेंट था तो उन्होंने 50,000 एक्स्ट्रा इशू कर लिया, आउट ऑफ ऑर्डर है, 90 दिन तक वो एनपीए हो गया। एग्जाम्पल है वो जो ऊपर बताया ना मैंने तुम्हें, ये वाला, ये थोड़ा सा और अच्छे से वे में है, तो तुम्हें ये नोट्स में मिल जाएगा। टेम्परेरी डेफिशिएंसी क्या होती है कि अब हमने जो है बैंक से हमने जिस लोन लिया, हमने किस पे लिया, स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे हमने वर्किंग कैपिटल लोन लिया। वर्किंग कैपिटल की जो स्टॉक स्टेटमेंट थी वो 3 महीने से पुरानी हो गई। यार बैंक को ना हमें क्वार्टरली बैंक और स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि हम कितना स्टॉक यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना हमारे पास परचेज हुई, कितनी हमारी सेल हुई, तो हमें वो स्टॉक स्टेटमेंट है हर क्वार्टर बैंक को देनी पड़ती है। तो अगर वो इरेगुलर हो गया 90 डेज से ज़्यादा तो वो एनपीए बन जाएगा, समझे। उसके बाद बिल्स डिस्काउंट या फिर टर्म लोन्स दिए और अगर उसका बिल डिस्काउंट कराया, उसने वापस नहीं करा, बंदे ने बिल डिस्काउंट करा ले, 90 दिन से ज़्यादा हो गया और वो पैसा वापस नहीं दे रहे, उसे हम एनपीए बोल देंगे। क्रेडिट कार्ड्स के केस में क्या है, अकाउंट स्टेटमेंट आई, उसने मान लो 100 रुपये का अमाउंट ड्यू था, मिनिमम अमाउंट ड्यू था मान लो 20 रुपये का, अब अगली स्टेटमेंट भी आ गई, उसने वो 20 रुपये अभी तक पे नहीं करे, 100 रुपये तो छोड़ो 20 रुपये भी पे नहीं करे उसने अभी तक, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट के 90 दिन तक वो यही सेम चीज सिचुएशन रहे, मतलब उसने 20 रुपये पुरानी स्टेटमेंट वाले अभी तक पे नहीं करे हैं, तो वो क्या करेगा, ओवरड्यू 90 दिन तक रहा फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट ड्यू, तो वो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट एडवांसेस के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओवरड्यू मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, अब वो ईएमआई देनी रही, 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो उसे एनपीए नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बाप है सबका, क्या है, सबका करता धरता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको एनपीए नहीं बोलेंगे। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ही हो इस जगह और 90 दिन तक ओवरड्यू होगा तो उसे एनपीए बोल देंगे। बट अगर ग्रांट है जो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग के बेसिस पे, मान लो कोई कंपनी है, कोई पीएसयू है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग चल रही है उस पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है उस कंपनी पे, और तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 दिन ओवरड्यू हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ उठा लिया, मतलब ग्रांट पे से रेपुडिएट कर लिया, अपना हाथ उठा लिया, तो वो एनपीए हो जाएगा साथ साथ, तो उसकी जो इनकम है, और अगर ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो जाता है, एनपीए तो नहीं होगा बट उसकी इनकम जो रिकॉग्नाइज होगी अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगी, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जिस कंपनी का हाथ है सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई पीएसयू है जिसका हाथ है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस कंपनी पे, तो ऐसे वो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। एनपीए क्लासिफिकेशन, एनपीए क्लासिफिकेशन हम फैसिलिटी वाइज लेते हैं। मान लो कोई XYZ बंदा है, उसने कार लोन भी लिया है, होम लोन भी लिया है, पर्सनल लोन भी लिया है, गोल्ड लोन भी लिया है, अगर वो कार लोन पे एनपीए हो गया ना, वो सारे अदर फॉर्म्स पे भी एनपीए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनपीए क्लासिफिकेशन फैसिलिटी वाइज। उसके बाद मान लो कोई नेटवर्थ है इंडिविजुअल की, बोरोवर की नेटवर्थ को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, कोई बंदा XYZ उसकी नेटवर्थ है 100 करोड़ की, बिजनेस लोन लिया, उस पर वो एनपीए हो गया, मतलब उसने ईएमआई या फिर इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा तक उसने ओवरड्यू रखी, मतलब पेमेंट नहीं करी, वो एनपीए हो जाएगा, चाहे वो कितनी की नेटवर्थ हो उसकी। तो नेटवर्थ इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एनपीए के केस में। ऑन टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, मान लो एसबीआई से लोन चल रहा था 8.75% का लोन, और वो बंदा एसबीआई में था एनपीए, अब आईसीआईसीआई बैंक या फिर उस बंदे के साथ एग्रीमेंट हुआ, या फिर आईसीआईसीआई बैंक ने कोई कोलेटरल वगैरह सिक्योरिटी ले ली होगी, तो क्या करा, आईसीआई ने एसबीआई का लोन कर दिया पे ऑफ और अपने ऊपर लाइबिलिटी इकट्ठा कर ली उस बंदे की, और उसको 8.25% पे लोन दिया। ऐसे करती है बैंक्स, करती हैं। तो एक बैंक से उठा के XYZ बंदा था, उसने क्या एसबीआई से लोन ले रखा था, और फिर आईसीआईसीआई का अग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें पक्का लोन दे दूंगा, मैं वहाँ पे एनपीए हूँ, बट आप एक काम करो एसबीआई में तो मेरे सारा लोन की पेमेंट कर दो, मैं तो आपको 8.25% का ब्याज दूंगा और पेमेंट कर दूंगा। तो वो एसबीआई के लिए वो एनपीए, बट रहेगा वो आईसीआई के लिए भी एनपीए जब तक वो रेगुलराइज नहीं करता अपने बैंक अकाउंट को, पेमेंट नहीं करता, तो समझे। एडवांसेज अंडर कंसोर्टियम क्या होते हैं, मान लो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, बहुत बड़ी है, अब रिलायंस के तो हर जगह से लोन चल रहे होंगे, एसबीआई से भी, आईसीआई से भी, एचडीएफसी से, इंडसइंड से, तो इनका ना कोई लीड बैंकर होता है। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है तो लीड बैंकर का रोल प्ले करता है, तो लीड बैंकर का रोल प्ले करता है, तो मान लो एडवांसेज अंडर कंसोर्टियम मतलब इनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी है सेंट्रलाइज सिस्टम चलाते हैं, मैंने हर जगह से लोन ले रखा है, एसबीआई तुम मेंटेन करोगे, तो लीड बैंक करोगे एसबीआई। रिलायंस ने एसबीआई का तो लोन पे ऑफ कर दिया, बट मेंबर बैंक में ओवरड्यू हो गया 90 डेज के लिए, तो एनपीए और एसबीआई में भी एनपीए हो जाएगा वो रिलायंस। समझे एडवांसेज अंडर कंसोर्टियम क्या होता है, मतलब उसने लोन ले रखा था हर एक बैंक से, बट
एक तरह से सेंट्रलाइज लोन ले रखा था, सारे बैंक्स का एक ही लीड बैंकर था एसबीआई। एसबीआई का लोन पे कर दिया, आईसीआई के बैंक में डिफॉल्ट कर दिया, तो एनपीए आईसीआई में हो गया, वो एसबीआई में भी चाहे वो लोन पे कर दिया उसमें भी वो एनपीए हो जाएगा। उसके बाद वो रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट। अब ये क्या हुआ कि किसी, जो मैंने तुम्हें बताया था, कार लोन पे ऑफ कर दिया, मतलब एक लोन लिया बंदे ने, फोन करके ब्रांच मैनेजर का कॉल आ रहा है, सर एक काम करो अपने डिपॉजिट्स को रेगुलराइज कर दो, मतलब लोन सारा यूज कर लो और एडवांसेस खड़ा कर दो। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल नहीं दिया था कि उसने लोन भी यूज कर लिया और डिपॉजिट भी इकट्ठा कर दिया, तो दोनों की रेशो बढ़ गई बैंक की, तो वो होता है रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट। ऐसी क्या करता है बैंक, ये बोल देता है कि एक काम करो सर, आप ना अपना कार लोन पूरा पे ऑफ कर दो और फिर बाद में क्या नाम है उसको रेगुलराइज कर लो बैलेंस शीट क्रिएट किया, उसको कॉल करके बोलते हैं कि सर आप ना काम करो पे ऑफ कर दो, फिर उसके बाद हम दोबारा से आपका लोन बढ़ा देंगे। तो अब ये नियर बैलेंस शीट डेट हुआ कि अपनी पोजीशन को अच्छी दिखाने के लिए तो वो बंदे को हम एनपीए कर देंगे, ऐसे गलत काम नहीं करने। और अगर एडवांसेस दे रहे हैं अगेंस्ट केवीपी, आईवीपी, एनएससी, एलआईपी, ये क्या होते हैं, पॉलिसीज होती हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई या फिर कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए या फिर केवीपी वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, किसान वाले सर्टिफिकेट्स, वो सब हो गए, किसान विकास पतन, जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनके ऊपर इनकी सरेंडर वैल्यू मान लो है, इनके ऊपर भी ना एडवांसेस दे देता है बैंक, लाइफ इंश्योरेंस पे भी एडवांस दे देता है। मान लो लोन था 10 लाख का, उसकी जो सरेंडर वैल्यू थी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की थी वो मान लो 10 लाख की, अब पहली ईएमआई 3 लाख रुपए की, तो उसने पे नहीं करी, तो एनपीए नहीं बोलेंगे जब तक सरेंडर वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू इतनी है तब तक एनपीए नहीं बोलेंगे। बस ये 3-4 केसेस में केवीपी, आईवीपी, एनएससी और एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और किसान विकास परिषद जो भी योजना चलती है, इनके तहत अगर हमने एडवांसेस लिया है वो सर्टिफिकेट्स को डिपॉजिट करा के, तब तक वो एनपीए नहीं हुआ, तब तक उसकी सरेंडर वैल्यू जब तक ईएमआई प्लस प्रिंसिपल से ज्यादा ना हो जाए, मतलब सॉरी ईएमआई और प्रिंसिपल सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए, इसके अंदर भी एनपीए नहीं हुआ क्योंकि 5 लाख रुपए तो अब भी बच गए। थर्ड ईएमआई आई, अब बच गए 3 लाख, तो भी एनपीए नहीं होगा। अब फोर्थ ईएमआई आई 3 लाख रुपए की, अब वो एनपीए अब भी नहीं होगा क्योंकि 10 लाख का लोन था और 10 लाख की सरेंडर वैल्यू थी और 10 लाख का अमाउंट ड्यू हो चुका है पर पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। 5वीं ईएमआई आते ही हो गया 2 लाख से ऊपर एक्सेस, मतलब सरेंडर वैल्यू थी 10 लाख की और अमाउंट एक्सीड हो गया 10 लाख से ऊपर, 12 लाख हो गया, ओवरड्यू रहा 90 दिन के लिए, मतलब 5वीं ईएमआई से अगले 90 दिन तक के लिए वो बंदा ओवरड्यू रहा 90 दिन के लिए, तो वो एनपीए हो जाएगा। समझे? इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन ले रखा है, कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है, कोई लैंड की वैल्यू है, उसके बेसिस पे कोई या शेयर्स की वैल्यू है, शेयर्स पे लोन ले रखा है, मान लो कोई शेयर्स था, रिलायंस का शेयर था, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रिलायंस का हो नहीं सकता, बट रिलायंस का शेयर था, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिलायंस के शेयर्स पे हमने लोन ले रखा था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब रिलायंस के जो शेयर्स की वैल्यू रह गई 40,000, तो मतलब 50% से कम वैल्यू रह गई, उसको हम डाल देंगे डाउटफुल कैटेगरी में, जो ऊपर हमने पढ़ा था डाउटफुल, ये सब पढ़ा था ना ऊपर, ये वाला, ये डाउटफुल कैटेगरी में, इसमें डाल देंगे हम। वो 1 साल 2 साल 3 साल वो सब सेम चलेगा। अब अगर वो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से कम रह गई, मतलब 1 लाख का लोन था, 1 लाख के शेयर डिपॉजिट कराए, अब वो वैल्यू रह गई उसकी मान लो 10,000 से भी कम, मान लो रह गई 9,000, तो वो लॉस कर देंगे और पूरे हम 1 लाख को राइट ऑफ कर देंगे। तो ये होता है अगर हमने शेयर या सिक्योरिटी या डिवेंचर्स पे लोन लिया। अब इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स कैसे होते हैं? जो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, हमने ऊपर देखा था स्टैंडर्ड एसेट होते हैं जो एनपीए अभी नहीं हुए, तो स्टैंडर्ड एसेट एक्रूअल बेसिस पे उनकी इनकम को रिकॉर्ड करते जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनते हैं हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडवांसेस हैं ओवरड्यू 90 डेज एनपीए नहीं बोलेंगे और उनकी एनपीए नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट उनकी इनकम हमें कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। एडवांसेस अगेंस्ट ये जो हमने सर्टिफिकेट्स थे इनकी सरेंडर वैल्यू सफिशिएंट मार्जिन है जब तक, मतलब 10 लाख तक है तब तक एनपीए नहीं करेंगे, 10 लाख से ऊपर होती ओवरड्यू ग्रेटर देन 90 डेज एनपीए बोल देंगे। इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते जाएंगे उनकी। अब फर्स्ट टाइम एनपीए हुआ कोई बंदा, मान लो 90 दिन तक अगर मान लो बंदा एनपीए नहीं था, ठीक है, अब वो बंदा एनपीए था नहीं पहले, अब परफॉर्मिंग एसेट था, बट अब वो धीरे धीरे एनपीए होता जा रहा है क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा है। अब हमने उसकी जो इनकम है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेगी क्योंकि स्टैंडर्ड केस में हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने ऊपर देखा था स्टैंडर्ड एसेट है उसे हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट अब वो एनपीए हो चुका है,
मतलब उसकी अमाउंट 90 दिन तक भी काफ़ी सारी ड्यू हो जाएगी। तो हमने जो एक्रूअल बेसिस पे जो अमाउंट रिकॉर्ड करी होंगी उन्हें हम सर को रिवर्स कर देंगे और फिर हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे एंटायर इनकम रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड नॉट रियलाइज्ड। तो पैसा हमें मिला नहीं तो हम उसे रिवाइज कर देंगे फिर। तो 50,000 अमाउंट आया, हमने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करा, ये 50,000 को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करा, इस 50,000 को भी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करा और इस 50,000 को भी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करा। 90 दिन से ज्यादा हो गए, अब 2 लाख एनपीए हो गया वो बंदा, हम रिवर्स मार देंगे 2 लाख के एंट्री को। दिस इज हाउ फर्स्ट टाइम एनपीए को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या होता है, पार्शियल रिकवरी, मतलब अमाउंट आया 1 लाख रुपए का था, इसमें 60,000 का प्रिंसिपल था और 40,000 का इंटरेस्ट था। तो पेमेंट करी उसने बंदे ने 50,000 रुपए की। अब वो हम 50,000 का जो अमाउंट है पहले हम किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, पहले हम एडजस्ट करेंगे इंटरेस्ट एज पर AS 9, हम इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा 10,000 का हम प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। पर अगर बंदा स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई मेरा नहीं अमाउंट ना, तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट करो, कि हमारा मेरा अमाउंट है प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट करो, तो फिर हम प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। बट बाय डिफॉल्ट हम किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट के अगेंस्ट। उसके बाद आ रहा है कि द अमाउंट ऑफ लोन और EMI डज नॉट मैटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि चाहे लोन कितनी है, अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। 1 रुपए का भी अगर तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, ओवर ड्यू ग्रेटर देन है, मेरे पास मेरा ना एक मान लो मेरा ना एक लोन चल रहा है, लोन क्या, मेरी गाड़ी की किस्त चल रही है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, मेरा ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो अभी तक बैंक में लगा नहीं था। तो बैंक वालों का मेरे पास फोन आ गया, उन्होंने कहा कि सर आप ना मेरे को 15,000 समथिंग की EMI है, तो आप एक काम करो 15,000 जो भी अमाउंट है वो मेरे को डिपॉजिट करा दो। अब मेरे से क्या हुआ, मैंने अमाउंट है तो गलत सुन लिया, मैंने 2 या 3 रुपए कम डिपॉजिट हुए, मैंने राउंड ऑफ कर दी थी मे बी, या फिर क्या रहा मेरे को ध्यान नहीं। उनका कॉल आ गया साथ साथ, कहा सर आपके ना अकाउंट में 3 रुपए कम क्रेडिट हुए हैं, आप साथ साथ डिपॉजिट कर दो, अदरवाइज ना दिक्कत है। मैंने कि ऐसा क्या हो गया, तो फिर मैंने वो पे करे, उन्होंने पे करवाए ताकि मेरा अकाउंट एकदम सही से ऑपरेट करता रहे और वो NPA कैटेगरी में ना आए या फिर वो डिफॉल्ट कैटेगरी में ना आए। तुम समझ रहे हो, मतलब 1 रुपए का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई तुम EMI या फिर इसके थ्रू जा रहे हो तो टाइमली डिपॉजिट कराते रहना चाहिए। फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ सैंक्शन इज इरेलेवेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। अब आते हैं कि ड्राइंग पावर क्या होती है। ड्राइंग पावर क्या होती है, कैसे ड्राइंग पावर हम निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी बंदे ने ड्राइंग पावर जो है 2 चीजों पे एक्सरसाइज करी है, एक करिए स्टॉक्स पे, एक करिए स्टॉक्स पे और एक करिए डेटर्स पे। इन दोनों का टोटल है, उस पर ड्राइंग पावर उसने बंदे ने ली है। तो स्टॉक्स की वैल्यू मान लो है आज की डेट में, जो स्टॉक्स उसने गिरवी रखे हुए हैं बैंक के ऊपर 1,000 की, उसमें से क्रेडिटर्स हैं 300 रुपए क्रेडिटर को देने, 300 रुपए क्रेडिटर के नाम पे हैं, और LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट भी उसने इशू करा रखा, तो 600 रुपए की वैल्यू बनी। अब उसने 400 रुपए का अमाउंट पे कर रखा है, मतलब उसमें से 1,000 रुपए का स्टॉक था, उसमें से 300 रुपए क्रेडिटर के थ्रू उसने, मतलब क्रेडिटर्स को देने हैं 300 रुपए, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू अब स्टॉक उठा रखा है। 400 रुपए बचे, उसमें से उसने मान लो 400 रुपए की पेमेंट करके उसका खुद का स्टॉक है 400 रुपए का, इसमें से अपना मार्जिन काट लेगा कि भाई बैंक ये तो नहीं है 400 रुपए का स्टॉक है तो 400 रुपए दे देगा। देखो 1,000 का स्टॉक दे दिया बैंक ने, मतलब बैंक ने गिरवी रख लिया और 1,000 के बेसिस पे अब उसे लोन देना पड़ेगा, बट 1,000 में से 300 तो भाई क्रेडिटर्स को देने हैं, कभी भी क्रेडिटर्स मांगने आ जाएंगे पैसा, लेटर ऑफ क्रेडिट है 300 रुपए का वो हो गया, तो बचे कितने 600 400 रुपए। अब 400 रुपए से मे भी बैंक थोड़ी कह देगा कि 400 रुपए का तो लोन ले ले, 600 रुपए तो कोई भी मांगने आ जाएगा ना कभी भी, बट 400 रुपए का भी लोन नहीं दे सकता कि भाई स्टॉक की वैल्यू कम हो सकती है, तो बैंक 25% मार्जिन काट देगा, कहेगा कि ले 300 रुपए, ये ले 300 रुपए तो यूज कर ले, तो 300 रुपए की ड्राइंग पावर आ गई। ऐसी डेटर्स का देखेगा, डेटर 1,000 के थे, इनएलिजिबल डेटर्स मतलब जिन पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो 200 रुपए के थे, अब बने 800 रुपए के। अब डेटर्स मान लो उन्हें पता है इसके तो भाई बहुत रिस्की डेटर्स है, हमने ना मार्जिन बढ़ा दिया कि भाई मेरे को पता है तेरे 40% हो सकता है डेटर्स ना भी है, तो उसने 40% मार्जिन काटा, 480 रुपए का दे दिया। तो टोटल ड्राइंग पावर मतलब टोटल लिमिट कितनी दे दी। ड्राइंग पावर होता क्या है कि हम ना लिमिट लेते हैं बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग पावर। तो ड्राइंग पावर बैंक किस बेसिस पे डिसाइड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे, और तुमने अगर कोई सिक्योरिटी दे रखी है जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स दिया, तो इन दोनों को टोटल करके बैंक अपनी ड्राइंग पावर डिसाइड करेगा, उस बंदे को बताएगा कि हाँ भाई तू 780 रुपए हमसे ले सकता है, तो उसने बता दिया 780 रुपए तो हमसे ले सकता है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग पावर। ऐसे कैलकुलेट होता है ड्राइंग पावर। तुम्हारा मेजर टॉपिक खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा जो टॉपिक बचा है ना, वो तुम्हारा टॉपिक बचा है ये वाला, कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट, कंडक्टिंग ऑफ बैंक ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट। इसको अगली क्लास में टेकअप करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है। अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ही,
ऐसे ही टेलीग्राम पे अपडेट्स देता रहूँगा नोट्स के भी, अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी क्लासेस के साथ। इंटर वाले बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।